आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये एक अच्छा डिसीजन है काफ़ी, और पूरी दुनिया को एक बार फिर से भारत ने अपना दम दिखा दिया। दम नहीं, भारत ने दिखाया कि हम कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हम जब न्यूक्लियर नेशन बने थे 1998 में, तो हमने ये बोला था कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नो फर्स्ट यूज़ है हमारा। अभी राजनाथ सिंह ने कुछ ही महीने पहले एक बयान दिया था, हम अपनी नो फर्स्ट यूज़ NFU, जब चाइनीज़ का कॉन्फ्लिक्ट, चाइनीज़ से के साथ दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बोला था राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। और अभी इन्होंने, राजनाथ सिंह ने भी 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी बैन किया। खैर वो एक अलग इशू, अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी मैं लेक्चर बना दूंगा। तो उन्होंने बोला था कि ये चेंज हो सकता है, नो फर्स्ट यूज़ चेंज हो सकता है। देखिए हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। नो फर्स्ट यूज़ चेंज होने का मतलब है कि हम बेटा तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। भारत के पास न्यूक्लियर पावर है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, डिस्पाइट पूरी दुनिया अगेंस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला अरे जाओ यार, तो उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। अमेरिका ने धर के सैंक्शंस लगाए भारत के ऊपर। अमेरिका ने बोला भारत ने बोला लगा दो, जाओ जाओ लगाओ लगाओ। तो बिल क्लिंटन फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, बोला कि देखिए सर सुनिए, मैं समझ गया आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन अब आप अपना एक प्रोटोकॉल्स बनाइए, है ना। आप बहुत ही मैच्योर सिविलाइजेशन है, तो आप एक काम करो कि आप एक बढ़िया सी प्रोटोकॉल बनाओ। तो भारत ने बोला ठीक है, नो फर्स्ट यूज भारत लेके आया कि हम पहले हमला किसी पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने हमला किया तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अभी सरकार ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलेंगे हम, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलेंगे, उसको लेके लोकसभा में बिल लेके आई है। बहुत बिल आ रहे हैं, बहुत अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है, सुब्रमण्यम जयशंकर, कि भाई देखो हमने बिल इंट्रोड्यूस किया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर वेपन ये अलाउड है। यस, आपने सही सुना। केमिकल वेपन इज नॉट अलाउड, ये भी नहीं अलाउड है, लेकिन वही है कि अब रॉकेट वाला थोड़ा बहुत चल सकता है। देन आपका बायोलॉजिकल वेपन इज नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, तो ये है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अभी आप इसको प्रोहिबिट करेंगे, द फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि कोई अगर इंसान खूब पैसा दे रहा है, समझ रहे हो, खूब फाइनेंसिंग कर रहा है, जैसे ईरान, मान लीजिए ईरान में तो खैर अभी, लेकिन ईरान में न्यूक्लियर ये प्रोग्राम शुरू होता है, एटम बम वाला। तो उसमें बड़े बड़े लोग जो है पैसा देना शुरू कर दे, खूब पैसा दे रहे हैं, भारत के कुछ लोग पैसा देना शुरू कर दे, तो भारत उन पे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है कि आप अब फाइनेंस नहीं कर सकते। पहले तो आप, इस पे कोई प्रावधान नहीं था, इस पे प्रावधान होना चाहिए। इनको मारना चाहिए भगा भगा के। जैसे अभी कश्मीर में ये अलगाववादियों को बैन किया है ना, मतलब उनको बैन कर दी, ज्यादातर हुर्रियत और बाकी सब JKLF, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये अभी हुआ है, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ऐसा कोई भी चीज जो हमारे देश के लिए खतरा हो, उसके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। एग्जिस्टिंग एक्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो कि 2005 में आया था, 2005 में। इसमें यही था कि आप इन वेपन, WMD बोलूंगा मैं, या न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल, केमिकल, कुछ भी आप बोल लीजिए, आप इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनको बेच नहीं सकते, लेकिन फाइनेंस कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत फाइनेंसिंग हुई है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो बनाए जाते हैं ना, उसमें पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और इसके लिए देशों ने फाइनेंसिंग की है, लोगों ने फाइनेंसिंग की है। सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, यहां पे अमीरों की भरमार है। सब कुछ डार्क इंटरनेट, ब्लैक मार्केटिंग से, मतलब ब्लैक मार्केट में सब हो जाता है। तो अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजनिंग ऑफ द बिल। अब देखिए, द नीड टू अमेंड द एक्ट हैज रिजन फ्रॉम द फैक्ट दैट, समझिए, इन recent times regulations relating to proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system by international organizations have expanded. The United Nations Security Council targeted financial sanctions and the recommendation of financial, ये समझिए, financial action task force have mandated against the financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system. United Nations FATF,
ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है, और भी है, नॉर्थ कोरिया हो गया, इधर आपका ईरान हो गया, और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट। अभी FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी एक पार्ट है। वोटिंग करते हैं ये सब। FATF क्या करता है, मेन इन आतंकियों को पैसा कहां से मिल रहा है, अगर आप उनकी जड़ काट दो, अगर आप पैसा खत्म कर दो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, खेल खत्म हो गया। ब्लैक मनी और बाकी जो चीजें हैं जो गलत हैं, आतंकवाद हो गया, क्राइम हो गया, का चोली दामन का साथ है। आपने टैक्स से पैसा बचाया, चोरी किया आपने, और वही पैसा आपने गलत चीजों में लगा दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक के पैसे को वाइट करने एक तरीके से 3 स्टेप्स होते हैं उसके, उस पर नकेल कसता है आपका FATF। पाकिस्तान को पूरी चिट्ठा दिया गया था कि बेटा ये तुम्हारे ये तुमको करना है। 34 थे शायद, 34 वो थे, उसमें से पाकिस्तान जो है वो इस पे नकेल नहीं कस पाया, फाइनेंसिंग पे, इसीलिए वो अभी तक ग्रे लिस्ट के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपकी फाइनेंसिंग फेल, अगर आप ये पता चल गया कि आप आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जो अल्टीमेटली जाके तबाही मचाएंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड, इसीलिए भारत ये कानून लेके आया कि FATF भी, तो FATF के हम भी मेंबर हैं, और उसके हिसाब से जो भी आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है या जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, उसके ऊपर FATF कार्रवाई कर रहा है। अब उसी के ही अंडर हम आते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर हम आते हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस, हमारा दायित्व है। तो ये लोग हम लॉ लेके आ गए, हम सीधा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे, क्योंकि अगर ये आतंकियों के पास लग गए या अगर कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे तालिबान जब गया अफगानिस्तान में तो उसने सारे कैदियों को छुड़ाया, है ना, और जितने भी जो अमेरिका हथियार छोड़ गया था, ये थोड़ा सा डर था कि कहीं ऐसा ना वो सब तालिबान के हाथों में पड़ जाए। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आपको बता ही चुका हूं, एटॉमिक एक्सप्लोसिव वेपन, रेडियो एक्टिव मटेरियल, लीथल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, दे आर नोन एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो खत्म कर देंगे, तबाही मचा देंगे, ठीक है ना। ये तो खैर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का वो है। अब उसके बाद ये 2005 का जो एक्ट है, ये क्या बताता है, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड माइक्रोबियल और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स ऑफ टाइप्स एंड क्वांटिटीज दैट हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर प्रोफिलेक्टिक, प्रोटेक्टिव और अदर पीसफुल पर्पस and weapons, equipments और delivery system specially designed to use such agents और toxin for hostile purposes। बायोलॉजिकल में मतलब वही जितने भी बायोलॉजिकल क्या है भाई, आपने एक वायरस, ठीक है, रॉकेट के आगे लगाया, फेंक दिया, फटा, वो मिसाइल गई और वो वायरस फैल गया। वो एक मूवी आई थी कयामत, है ना, वो देखिए ना, उसमें यही तो होता है ना, वो वायरस, तो उससे बहुत ही तड़प तड़प के मौत होती है। केमिकल वेपन्स बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है, रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं और बाकी और जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं जिससे तड़प तड़प के इंसान मरता है, और उसका इफेक्ट जो है वो सदियों तक देखने को मिलता है वो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के वेपन्स बनाओगे या अगर आप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या हॉस्टाइल पर्पस के लिए यूज करोगे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये डेफिनेशन है हालांकि बायोलॉजिकल वेपन्स की। केमिकल वेपन्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, दे आर प्रिकर्सर एक्सेप्ट वेयर यूज फॉर पीसफुल। देखिए, पीसफुल, प्रोटेक्टिव और कुछ स्पेसिफाइड मिलिट्री पर्पस, ये आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आप पीसफुल के लिए यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्टिव बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफाइड मिलिट्री कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मौत के लिए या खतरे के लिए या खत्म करने के लिए यूज कर रहे हो, जैसे रशिया के ऊपर शायद ये आरोप लग रहा है, शायद का रशिया के ऊपर अभी तो उसने केमिकल वेपन का यूज नहीं किया है, लेकिन ये डर था ना, अमेरिका ने भी बोला था कि कर सकता है। खैर अब तो वॉर जो है वो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि अभी पूरी तरीके से तो खात्मा हुआ नहीं है। तो कंट्रोल ओवर यूज ऑफ WMD, the use of chemical weapon, biological and nuclear weapon is regulated by a number of international treaties। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है कि जेनेवा प्रोटोकॉल है, ठीक है। देन उसके बाद आपका CBDT, देन उसके बाद आपका NPT 1969, भारत ने अभी तक इसको साइन नहीं किया और साइन भी नहीं करनी चाहिए। देन उसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992। ये जितने भी कन्वेंशंस, आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस, ये जितने भी कन्वेंशंस हैं, ये सब यही बताते हैं कि ना तो आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ही आप इसको यूज कर सकते हो, ना ही आप सेल कर सकते हो, और इसके लिए आप पैसा भी नहीं दे सकते हो। तो भारत इसीलिए ये लॉ के लेके आया है। अब देखिए, ये तो कन्वेंशंस में लिखा है,
लेकिन इसमें देश अपने हिसाब से लॉ बनाएंगी। तो भारत जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारत ने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है। और इसमें दोस्तों हमारे एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना, उसमें भी जाने का हमारा रास्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि यहां पे देशों को यह यकीन होता जा रहा है, खैर हम तो है ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बट भारत बहुत ही मैच्योरिटी से काम लेता है, ये चीज है। सीटीबीटी, एनपीटी तो बहुत ही बेकार ट्रीटी थी ना, दुनिया की सबसे घटिया ट्रीटी जो मैं मानता हूं वो एनपीटी क्यों है, क्योंकि इट इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। भारत में बोला था कि ऐसा है कि भाई तुम आज के बाद न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, भारत ने बोला नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। लेकिन जो 5 महानुभाव हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रशिया, मतलब सोवियत, इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो आप इनके भी न्यूक्लियर वेपन खत्म करवाओ। जैसे ही इनके न्यूक्लियर वेपन खत्म हो जाएंगे हम साइन कर देंगे। ट्रीटी में लिखा था ना, इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेंगे लेकिन आप लोगों के पास नहीं रहेंगे। तो भारत ने बोला भाड़ में जाओ, हम नहीं साइन करते। क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? सीटीबीटी में भी यही था, तो भारत ने दोनों ही मना कर दिए। ये ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें 12A, नया सेक्शन 12A इंसर्ट किया गया है एग्जिस्टिंग लॉ में, कि कोई भी इंसान इसको फाइनेंस नहीं करेगा, एंड इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट और अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947। एक इंटरनेशनल बेंचमार्क बनाया हुआ है, उसी के तहत सबको कानून बनाना है। और एनी अदर रेलेवेंट एक्ट फॉर द टाइम इन फोर्स बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर एनी सच एक्ट इन रिलेशन टू दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ओरिजिनल एक्ट ये 2005 में फाउंड ये किया था, ठीक है। इसको भाई ये पूरा का पूरा जो है यूनाइटेड नेशन में जो चीजें लिख दी उस पर कानून पास हुआ, लेकिन ये 2005 में हुआ था। इसमें खाली ये था कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, दैट्स इट, और बैन इसको किया था। लेकिन अब इसमें नए वाले में क्या है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर हमको ये पता चल गया कि आप इसको फंड कर रहे हो, समझ रहे हो, ये वेपन बनाने में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने में आप पैसा लगा रहे हो, बड़े बड़े लोग जो है वो पैसा दे रहे हैं, तो देश अब आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें ये पूरी दुनिया का जॉइंट एफर्ट है ना। यहां पे FATF हो गया, यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया से ही बोला है कि भाई देखो तुम अपने देश में कार्रवाई करो और ऐसे कानून लेके आओ जिससे हम कलेक्टिवली आतंकवाद या न्यूक्लियर जो वेपन का जो ये रेस हो रही है उन सबको रोक सके, ठीक है। तो ये इंसर्शन है सेक्शन 12, सेक्शन 12A है बेसिकली, ठीक है। ये तो सेक्शन 12 है कि नो पर्सन शैल फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। ये तो खैर मैं बता ही चुका, दोबारा क्यों बता रहा हूं। उसके बाद फिर सरकार के पास पूरी पावर है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इसमें लिप्त पाया गया, तो उसके सारे के सारे एसेट को फ्रीज कर लेंगे हम, जितने भी फंड्स हैं, फाइनेंशियल, सब कुछ, एवरीथिंग वी विल कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज है, तो सरकार के पास पूरी की पूरी पावर है। ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कानून पास हो रहे हैं, बहुत सारे कानून में बदलाव किया जा रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। संडे को लाइव आना मत भूलना, 1 मिलियन का सेलिब्रेशन है और उसके बाद कुछ सरप्राइजेस भी हैं। रिमाइंडर सेट करो। थैंक यू सो मच।